कहानी लिली की जुबानी। फेमस सेलिब्रिटी देव और नेहा का बेटा आदित्य माथुर, जिसकी शादी में मैं 2 साल पहले गई थी। अनजाने में मैंने एक ऐसी जगह पर कदम रख दिया था जहां मैं उसके होने वाली दुल्हन को किसी और के साथ देख लिया था। वह आदित्य के साथ सब कुछ ठीक करना चाहती थी, पर शायद मैंने उसे डरा दिया था। शादी के मंडप से वह भाग गई और आदित्य दिल खोल कर रोया था, और उसके साथ साथ मैं भी बहुत रोई थी, टूट कर बिखर गई थी। पता नहीं कैसा इत्तेफाक था, 2 साल बाद मैं उससे दोबारा मिली और उसके प्यार में पड़ गई। हम दोनों करीब आ गए, सब ठीक चल रहा था कि अचानक आदित्य अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड सनाया के पास वापस चला गया। सनाया ही उसकी पहली पसंद है। उसने मेरे साथ रिश्ता तोड़ लिया, मुझे घर से निकाल दिया, लेकिन मैं उसकी इतनी करीब आ गई थी, इस हद तक उससे प्यार करने लगी थी कि मैं टूट कर बिखर गई। पूरे 7 दिन हम दूर रहे, और आज जब मैं आर्ट गैलरी में आई, मेरे सामने आदित्य खड़ा था। उसकी आंखों में वह चाहत थी, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्यों आया है और मुझसे किस बात की माफ़ी मांग रहा है। मैं तुम्हें जाने से पहले तुमसे कहा था, मेरे कहने का वह मतलब नहीं था, आदित्य ने कहा। मुझे समझ नहीं आया, मैंने कहा। आदित्य के भाव से लग रहा था मैं जितनी कदम पीछे लूंगी वह उसे मार देगा। मुझे पता है मैं तुम्हारी माफ़ी के लायक नहीं हूँ, उसकी आवाज़ टूटने लगी। तुम्हारे पास पूरा अधिकार है कि तुम मुझे दोबारा कभी ना मिलना चाहो। मुझे माफ़ करना कि मेरी वजह से तुम्हें इतना दर्द हुआ। उसने गहरी सांस ली। पर मेरा विश्वास करो, उस समय तुम्हें जो कुछ भी कहा था वह सच नहीं था। मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता। मैं इनकार में सर हिलाया। मेरे अंदर डर समाने लगा। मुझे डर था कि मैं फिर से उस पर विश्वास करूं। मैं डरी हुई थी कि असंभव चीज पर विश्वास करूं। वह दूसरी औरत को नहीं भूल सकती जिसके पास इसका दिल पहले से है, और वह मेरा कभी नहीं है कि इसे मैं अपने पास रख सकूं। तुमने मुझे जाने को कहा था। मेरे होंठ कांप रहे थे। मैं हर एक शब्द में गुस्सा जाहिर करते हुए कहा, मुझे यह नहीं चाहिए। पहली बार मैं बहुत मुश्किल से बच पाई हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैं दूसरी बार बच भी पाऊंगी। अगर मुझे दोबारा से चोट पहुंची तो तुमने कहा था कि तुम मुझे अपनी जिंदगी में फिर से नहीं चाहते। यही बात उसने उस दिन मुझे कही थी। हर वक्त किसी बुरे सपने की तरह मेरे कानों में बजती रहती है। मैंने उसके सर को दूर हटाया और उसके चंगुल से बाहर निकली। वह निगलने लगा। मुझे देखने लगा कि मैं आंसुओं में टूट न जाऊं। तुम चाहते थे मैं चली जाऊं। लिली, उसने पुकारा। तुम उससे मिलने गए थे। मैंने अपनी आवाज ऊंची की, अपने हाथ को सामने मोड़कर अपना सर बार बार हिलाने लगी। तुम घर नहीं आए थे जैसे तुमने वादा किया था। तुम उसके साथ थे। तुम अब भी उससे प्यार करते हो, और जब वह वापस आ गई है तुम यहाँ आए ही क्यों हो? सनाया का नाम सुनते ही आदित्य ने अपना जबड़ा टाइट कर लिया। तीव्र दृष्टि से मेरी ओर देखने लगा, जैसे कि मेरा कोई विरोध बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं सनाया और अर्जुन से मिलने गया था, पर मैं उसे प्यार नहीं करता। मेरी और उसके बीच में कुछ भी नहीं है। जब से तुम मेरी जिंदगी में हो, तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है। मैं अपने शब्द खो बैठी थी। इसने अभी क्या कहा इसका कोई मतलब नहीं बनता। मुझे याद है किस तरह से एले से वापस आकर यह अत्यधिक बदल गया था, और वह आर्टिकल साफ साफ बता रहे थे कि वह दोनों होटल में गए थे। मैंने देखा है, मैंने कहा। आदित्य त्योरी चढ़ाकर मुझे देखने लगा। सोचा होगा कि मैं क्या कह रही हूँ। रिपोर्टर ने तस्वीर ली थी जब तुम उसके साथ होटल में जा रहे थे, और फिर तुम घर आए और मुझे जाने को कहा। इन सब का क्या मतलब बनता है? मुझे माफ करना कि तुम्हें वह सब देखना पड़ा। मैं सब कुछ समझाता हूँ, आदित्य ने कहा। उसके भाव में अपराध बोध था। जब मैं उसके घर गया था मैंने देखा कि अर्जुन सनाया पर हाथ उठा रहा था। वह भड़का हुआ था कि मैं वहाँ गया था, और उसके बाद वह चला गया। वह काफी अस्थिर थी और घबराई हुई थी कि उसे वो दोबारा मारेगा, पर उसके पास जाने के लिए और कोई जगह नहीं बची थी। मैंने उसे होटल का कमरा दिलाने में मदद की थी ताकि वह सुरक्षित रह सके। वह होटल हमारी कंपनी में से ही एक है। मैं कसम खाकर कहता हूँ कि हमारे बीच में कुछ भी नहीं हुआ था। मैं उसके कमरे के अंदर भी नहीं गया था। मैं बिल्कुल चकित थी। ऐसी व्याख्या की उम्मीद तक नहीं की थी। भगवान अर्जुन सनाया को मारता है, और यह भी उम्मीद नहीं की थी कि आदित्य बस उसकी मदद कर रहा था। जब मैं आदित्य की आंखों में देखा
तो मुझे उसमें ईमानदारी नजर आई। लेकिन मैंने बका, तुमने यह निश्चित किया कि मुझे पता चले तुम मुझसे कितना नफरत करते हो। तुम बहुत ठंडे थे, यहाँ तक कि मेरी ओर देख तक नहीं रहे थे। उस दिन को याद करते हुए मैं साइड में अपनी मुट्ठियां भींच रखी थी और तुमने सुधारा भी नहीं था जब मैंने कहा था तुम मुझे नफरत करते हो, क्योंकि 2 साल पहले जो कुछ भी हुआ था वो मेरी वजह से छोड़कर चली गई थी। मैं तुमसे कभी नफरत नहीं की, तुम पर कभी इल्जाम नहीं लगाया कि उस दिन क्या हुआ था, आदित्य ने दांत दबाकर कहा, जिससे मैं घबरा गई। ऐसा लगा कि वह मारेगा और खुद को काबू करने की कोशिश कर रहा था। मैंने तुम पर कभी इल्जाम नहीं लगाया लिली, क्या तुम खुद को इस बात के लिए अब भी कोसती हो? मेरी आवाज गले में ही अटक गई। आदित्य काफी तीव्र दृष्टि से मुझे देख रहा था। कहा, प्लीज मुझे जवाब दो लिली। मैंने सोचा था कि मैं खुद को गलत साबित करूंगा, कि यह सब एक गलत फहमी है, लेकिन अब जब तुम मेरे सामने खड़ी हो मैं तुमसे सुनना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम मुझे बताओ तुम कैसा महसूस करती हो। जो अगली सांस उसने ली उसके लिए दर्दनाक थी और मैं तुम्हें जाने दूंगा अगर यह तुम्हारे भले के लिए होगा तो। उसने आखिरी बात बस फुसफुसा कर कहा। इसका मतलब क्या है? मैं चिल्लाई लगा कि मैं अभी फट जाऊंगी। कोशिश कर रही थी कि मैं टूट न जाऊं, पर अब मैं खुद को रोक नहीं सकती। यह सब बात कहकर वह मुझे और कंफ्यूज कर रहा था। मैं तुम्हें अपने साथ सिर्फ इसलिए नहीं रखना चाहता कि तुम खुद को मेरी ऋणी समझती हो। आदित्य की आवाज कर्कश थी। तुम्हारा मुझ पर कोई ऋण नहीं है। मैं तुम्हें चोट पहुंचाना नहीं चाहता और न ही तुम्हारा कोई फायदा उठाना चाहता हूँ। भगवान, मैं तुम्हारे साथ क्या किया लिली, खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। अगर तुमने मेरे लिए यह कुर्बानी दी हो तो। मैं अविश्वास के साथ उसे देखने लगी। कभी सोचा नहीं था कि वह इस बात को ऐसे लेगा। मेरा सर घूमने लगा। मैं यह नहीं कह रही कि 2 साल पहले जो हुआ था मैंने खुद पर इल्जाम नहीं लगाया था। मुझे अपराध बोध था और मैं आदित्य के लिए भी रोई थी। सिक्योरिटी के साथ वह हादसा के बाद जब आदित्य ने मुझे अपने साथ रहने को कहा था, मेरा एक हिस्सा कह रहा था इससे मैं देख पाऊंगी कि वह कैसा कर रहा है, ठीक है या नहीं। दिल टूटने से वह अब उभर पाया है या नहीं, और इससे मेरा दिल टूट गया था कि वह अभी भुगत रहा है। पर मैंने उससे एक टूटे हुए इंसान से कहीं ज्यादा देखा। इसलिए नहीं कि मेरे अंदर अपराध बोध था या मुझ पर उसका ऋण थे, लेकिन इसलिए कि मैं उससे प्यार करती थी। आदित्य के दिल के लिए मैं उसके करीब खींची चली गई थी। जब शादी की रात उसे टूटे हुए देखा था, मुझे उसकी कीमती दिल चाहिए था। मुझे वह इंसान चाहिए था जो किसी को इतनी जुनूनी तरीके से प्यार कर सकता है, और मैं उसे पूरे दिल से प्यार करना चाहती थी ताकि उसे कभी दोबारा चोट न पहुंचे। आदित्य माथुर के प्यार में मैं उसके दिल की वजह से थी। हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ उसके बाद तुम्हें नहीं पता चला कि मैं तुम्हारे लिए क्या महसूस करती हूँ। मैंने फुसफुसाया और अपनी आंखों से एक बूंद आंसू गिरने दिया। तुम्हारे प्रति मेरे दिल में जो प्यार, क्या वह तुम महसूस नहीं कर पाए? आदित्य की आंखें धुंधली हो गई। मैं मुड़ गई और आखिरकार मैं रोने लगी, इस वजह से कि मेरा दिल इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उसे चाहता है, जबकि मुझे यह भी नहीं मालूम वह मुझे चाहता भी है या नहीं। आदित्य की गर्मी महसूस की जब वह मेरे करीब आ गया और अपने बाजू से मेरी कमर को कसकर पकड़ लिया। मुझे पता था, मैंने महसूस किया था, उसकी आवाज़ मेरे कानों के बेहद करीब थी, एक आवाज़ जो चाहत से भरी हुई थी। पर मैं यह भी महसूस किया कि तुम मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो, कि सच नहीं हो सकती। मैंने अपने डर को खुद पर हावी होने दिया। मैं डरा हुआ था कि मैं अंधा हो गया। एक ही गलती दोहराना नहीं चाहता था। मैं खुद को रोक न सका, सबसे खराब सोचने लगा था। नहीं चाहता था कि तुम मेरे साथ गलत वजह से रहो। मैं तुम्हारे साथ वह नहीं कर सकता था। मेरे आंखों से और आंसू बहने लगे और उसने मुझे और कसकर पकड़ लिया, जैसे कि मैं कहीं चली जाऊंगी। यह मेरी गलती थी, उसने कहा। मुझे तुम पर शक नहीं करना चाहिए था, मुझे तुम्हें और अच्छे से जानना चाहिए था। तुमने कहा कि तुम मुझसे प्यार करती हो तो फिर मेरे साथ रहो। मेरा दिल धड़कने लगा। आदित्य अपने जज्बातों के साथ हमेशा सावधानी बरतता है। कभी मुझे नहीं बताता कि उसके दिल में मेरे लिए क्या है। मेरे साथ आओ, आदित्य ने कहा। मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। और उसने वह मुझे एक जगह पर लेकर आया जहाँ कुछ पेंटिंग थी जो कपड़ों से ढकी हुई थी। एक एक करके वह पेंटिंग से कपड़े हटाने लगा। सारी मेरी पेंटिंग थी। उसने मेरे हर एक एक्सप्रेशन को कैद किया था, जब मैं खुश थी, जब मैं किताब पढ़ रही थी, जब मैं सो रही थी। और उसने बताया किस तरीके से एक एक करके उसने इमोशंस वापस आने लगे थे जो जमे हुए थे। वह बर्फ मैंने तोड़ दिया था।
पहले मैंने खुद पर काबू करने की कोशिश की थी, लेकिन फिर नहीं कर पाया। उसने कहा, तुम्हारे सामने टूट गया। वह अपनी पेंटिंग के साथ अपने जज्बात मुझे बता रहा था और मैं हैरत के साथ उन्हें देख रही थी। जब तुम मुझे छोड़कर चली गई, मेरी दुनिया अलग थलग पड़ गई थी। उसकी आवाज़ में दर्द था, अब तक का सबसे बुरा एहसास था, और मुझे लगा था मैं बच नहीं पाऊंगा। मैं तुम्हारे बिना खो गया था। मैं खुद को फिर से बंद करने के बेहद करीब आ गया था। उसने सांस ली, कहा, पर मैं नहीं किया। इस बार मैंने अपने एहसास को नहीं दबाया और मैं पेंटिंग करना नहीं छोड़ा, चाहे कितना भी दर्दनाक क्यों ना हो। मैंने तुम्हें पेंट किया। उसने मेरे जाते हुए मेरी पीठ की पेंटिंग की थी। मुझे नहीं पता था कि तुम दोबारा मुड़कर कभी मेरे पास आओगी या नहीं, पर मैं नहीं रुका क्योंकि मैं नहीं चाहता था तुम चली जाओ। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे जब आदित्य ने फिर से मेरी ओर देखा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ लिली, उसने फुसफुसाया। मैं तुम्हारे प्यार में हूँ। मैं कभी बयान नहीं कर सकती कि यह आदमी मेरे लिए क्या मायने रखता है। मेरे लिए आदित्य माथुर का यह 3 शब्द कहना, जो इतनी ट्रॉमा सह चुका है, उसके लिए बहुत मुश्किल था। वह धोखा, वह दर्दनाक अतीत। आखिरी बार उसने यह 3 शब्द ऐसी औरत से कहे थे जो उससे प्यार नहीं करती थी, उसे ऐसा महसूस कराई थी कि उसका प्यार उसके लिए कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ हूँ, भीख मांग रहा हूँ कि तुम मेरे पास वापस आ जाओ, उसने दर्द भरी आवाज में कहा। मैं एक आदमी हूँ जो तुमसे प्यार करता हूँ। क्या तुम मुझे उस तरह से स्वीकार कर सकती हो जैसा मैं हूँ? मैं तेजी से उसके करीब गई और उसके बाहों से लिपट गई। मैं उसे कसकर हग किया और उसे भी ऐसा करने दिया और फिर उसके सीने में रोने लगी। हम एक दूसरे को ऐसे पकड़े हुए थे कि हम फिसल न जाए। उसकी सांसें अपने बाल में महसूस कर सकती थी। थैंक यू, मेरी आवाज़ टूटने लगी। शुक्रिया मुझे प्यार करने के लिए। थैंक यू अपने जज्बात मुझे दिखाने के लिए। क्या तुम मेरा प्यार महसूस कर सकते हो? मैं उससे पूछा। क्या तुम देख नहीं सकते कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, कि अपना सब कुछ तुम्हें देना चाहती हूँ? मैंने उससे कहा। लिली, उसने पुकारा। मैंने तुम्हें नहीं कहा था मैं तुमसे प्यार करती हूँ। क्या यह खोखले शब्द थे? मैंने जारी रखा। उसने कहा, मुझे माफ कर देना। तुम मुझ पर शक कैसे कर सकते हो आदित्य? मैंने पूछा। मैं नहीं करूँगा, आदित्य ने कहा। मैं वादा करता हूँ अब से नहीं करूँगा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, उसने कहा। फिर से कहो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। फिर से कहो, बार बार कहते रहो। तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? उसने पूछा, जिससे मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उससे अलग हटी। मेरा दिल तेजी से दौड़ रहा था। मैंने पूछा, क्या? इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती क्या हो रहा है, आदित्य अपने घुटने के बल बैठ गया। उसने एक छोटी सी वेलवेट की बॉक्स निकाली और मुझे ऐसा लगा मैं बेहोश हो जाऊंगी। इस बॉक्स के अंदर एक डायमंड रिंग थी। उसे देखते ही मेरे हाथ मेरे मुंह पर अपने आप ही आ गए। जोर से आवाज निकली, मुझे पता है यह तुम्हारे लिए काफी आश्चर्य होने वाली बात है, पर मैं काफी समय से यह करने की सोच रहा था। आदित्य ने कहा, तुम मेरी सब कुछ हो लिली। मैं जानता हूँ मैंने गलती की है और सारी जिंदगी उसकी भरपाई करूंगा। मुझे तुम्हें प्यार करने दो, तुम्हारी हिफाजत करने दो। क्या तुम मेरे घर वापस आकर मेरे साथ बुढ़ापा बिताओगे? क्या तुम मुझे अपने पति के रूप में स्वीकार करोगे? मुझे नहीं पता था मेरा दिल यूं भर जाएगा। कभी सोचा नहीं था कॉलेज में रहते ही मुझे शादी का प्रपोजल मिलेगा। आदित्य के लिए मेरे पास एक ही जवाब था, हाँ। मैं कह पाई, हाँ आदित्य। और फिर वह खड़ा हो गया और मुझे किस करने लगा। मैंने कहा, मैं तुम्हें चेतावनी देना चाहती हूँ कि मेरे पापा से इसकी इजाजत लेना इतना आसान नहीं रहेगा। उसने पूछा, सच में? मैंने कहा, हाँ। और अब मैं जब सोच रही हूँ कि तुम मेरे साथ आ सकते हो, मैं आज दोपहर ही टेक्सास जाने वाली हूँ उसके जन्मदिन के लिए। देखते हैं तुम हमारे घर पर कदम भी रख पाते हो या नहीं। आदित्य मुंह दबाकर हंसने लगा। कहा, क्या यह चैलेंज है? मेरे चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान थी। मैंने कहा, अब वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें अपने परिवार से मिलवाऊं। तुमने मुझे अपने परिवार से मिलवाया, तुम अपने डर से जीत गए और अब मेरी बारी है कि मैं यह करूं। कहानी आदित्य की जुबानी। मैं हवाई जहाज की खिड़की से देख रहा था। प्लेन ह्यूस्टन टेक्सास में उतरने ही वाला था। कल की ही बात थी जब मेरे दिल में एक बहुत बड़ा छेद हो गया था, लेकिन आज मैं संतुष्ट हूँ जब लिली मेरे बाहों में है। लिली भी घबरा रही थी और आखिरकार हम पहुँच गए। लिली की हवेली के गेट के सामने थे। मैं उन सब से निपट सकता हूँ जो मेरी ओर फेंका जाए।
पर मैं फिलहाल लिली के लिए परेशान था, जो बिल्कुल ही चुप थी। तुम ठीक तो हो ना, मैंने पूछा। उसने कहा, मैं ठीक हूँ, हम एक साथ यह कर सकते हैं, और पूरे विश्वास के साथ घर में प्रवेश किए। जब उसके घर के गेट के अंदर आए तो बहुत बड़ी प्रॉपर्टी थी। उसने कहा था उसके पापा ऑयल गैस कंपनी में काम करते हैं, और घर देखकर लग रहा था कि उनके पास पैसे की कमी नहीं है। लिली बिल्कुल स्टैचू की तरह खड़ी होकर घर की बेल बजाई। ज्यादा देर नहीं लगा कि एक आदमी दरवाजा खोला, जो कि अपने मध्य 40 वर्ष के बीच में होगा, जिसके सुनहरे बाल थे। दरवाजा खुला और उसकी नजर लिली पर पड़ी। लिली कहते हुए उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, और इससे पहले कि मैं कुछ सोच पाता मैं उनसे कैसे बात शुरू करूं, उन्होंने लिली को खींचकर अपने बाहों में ले लिया। आखिर तुम आ गई, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। फ्लाइट कैसा रहा? लिली अब भी चुप थी। मैं बाजी लगाकर कह सकता हूँ उसके दिमाग में खिचड़ी पकी हुई थी। बेबी, लिली आ गई है क्या? एक औरत सामने आकर खड़ी हो गई, जिसकी आंखें भी आसमानी रंग की थी। उसकी माँ। वह मुझे देखी और काफी असमंजस में पड़ गई। इससे पहले कि मैं यह अजीब सा माहौल ठीक कर पाता, उधर से एक हंसी खुशी आवाज आई, लिली। और पता नहीं क्यों मुझे यह आवाज काफी जानी पहचानी लगी थी। आंखें बड़ी बड़ी हो गई जब मैं अपनी छोटी बहन लूना को वहां खड़ा पाया, और उसकी हालत भी वैसी ही थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यह सवाल हम दोनों ने एक साथ पूछा। फिर से शांति फैली। सब अपने अपने दिमाग में खो गए थे कि तभी कोई सामने आया। मैक्स कॉपर रास्ते में ही रुक गया। जब उसकी आंखें मेरी आंखों से मिली, मेरे दिमाग में जो कुछ भी चल रहा था उसने मेरा सवाल समझ लिया, क्योंकि मेरे अंकल ने मुझे अपने बर्थडे सेलिब्रेशन में बुलाया है। मुझे नहीं पता कि मैं अपनी मंगेतर को अपने साथ क्यों न लेकर आऊं। मैंने जहां जाऊंगा मेरे साथ रहेगी, लूना के कंधे में हाथ रखते हुए मैक्स ने कहा। और फिर उसके चेहरे के भाव में कंफ्यूजन था। पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लूना के चेहरे के सारे रंग उड़ गए थे। उसके भाव से पता चल रहा था कि वह मेरे और लिली के बारे में मैक्स से कुछ नहीं कही थी। उसके चेहरे पर खौफ था, अगर मैक्स को पता चल जाए कि उसने उसे सच नहीं बताया। मैक्स ने लूना को गौर किया। पूछा, तुम ठीक तो हो ना? फीकी लग रही हो। लूना मैक्स के बाजू को पकड़ लिया, कहने लगी, मुझे बैठना होगा। और उसके साथ मैक्स उसे पकड़कर लिविंग रूम में लेकर आ गया। मैक्स की छोटी बहन शीना भी वहां पर आ गई, और उसके चेहरे में भी कंफ्यूजन था। लिली की ओर फिर मेरी ओर देखी। एक और आवाज आई, आदित्य। इस बार मोनिका थी, जो अपने पति क्रिस के साथ वहां दरवाजे पर आई थी। मैक्स के मम्मी पापा सहित यह पूरा घर भरा हुआ था। आखिरकार मोनिका ने इस अजीब सी चुप्पी को तोड़ते हुए कहा, आदित्य, कितना लंबा समय हो गया है मैंने तुम्हें देखा है। मेरे करीब आकर मुझे हक किया। माथुर और कॉपर फैमिली है। मुझे अच्छा लगा कि कम से कम किसी ने मेरा स्वागत किया। जब हम दोनों अलग हुए, मोनिका ने पूछा, तुम कैसा कर रहे हो? तुम्हें दोबारा देखकर बहुत अच्छा लगा। क्या तुम यहाँ लूना को देखने आए हो? उसने कहा, रुको एक मिनट, क्या तुम जन्मदिन सेलिब्रेट करने आए हो? और उसके बाद क्रिश आकर मुझे हक किया और मेरे कंधे को थपथपाया। और फिर उसके बाद लिली के पापा अविनाश स्पेंसर को देखा। अब भी मुझे घूर रहे थे। अविनाश ने कहा, आदित्य। मोनिका ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, लूना का भाई, मैक्स का होने वाला साला, कहकर उसने मुझे आखिरकार हक किया। यह बात तो अजीब थी कि मैक्स का होने वाला साला उनके जन्मदिन मनाने आए हैं, पर मैं उन्हें सही करना ठीक नहीं समझा। फिलहाल मैं लिविंग रूम में आ गया। लिली की माँ खुशबू हमारे लिए डिनर तैयार कर रही थी। शीना ने कहा, लिली क्या बात है? डैड, मैं चाहती हूँ कि आप आदित्य से मिले। उसकी आवाज तेज और साफ थी। इतनी देर चुप रहकर साहस इकट्ठा कर रही थी। वह इंसान है जिससे मैं प्यार करती हूँ। हम दोनों एक साथ लगभग 6 महीने से रह रहे हैं। वह इंसान है जिससे मैं शादी करना चाहती हूँ। ओह शिट! लिली के पापा शॉक में हैं। यह कहना कम होगा। मैंने कभी किसी इंसान को इतना अविश्वास में डूबता हुआ नहीं देखा। देखकर लगा कि किसी ने उसके सर पर गोली मार दी हो। अवाक रह गया जब वह जोर जोर से हंसने लगे। उनकी हंसी पूरे कमरे में गूंजने लगी, जबकि बाकी लोग उन्हें घूर रहे थे, अपनी जगह पर जम गए थे। जब उसने हंसना बंद कर दिया, सांस छोड़ी। भगवान, यह जरूर प्रैंक होगा जो मेरे बर्थडे में तुम कर रही हो। लिली को देखा, जो इतने कसकर अपने निचले होठों को काट रही थी कि खून निकल आएगा। वह काफी डरी हुई थी। मैं लिली को पकड़कर कहना चाहता था, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन पहले मुझे इसके पापा से मामला निपटाना होगा। अविनाश जब अपनी बेटी के चेहरे का भाव देखा, वह काफी कठोर हो गए। कोई मुंह दबाकर हंसा। वह मैक्स था। यह क्या बकवास कर रही है? लूना से पूछा और अविश्वास से अपना सर हिलाने लगा।
लूना फीकी पड़ गई, अपनी मुट्ठियों को साइड में भींच रखा था। मैक्स की ओर नहीं देख रही थी, लेकिन अब जब अपनी आंखें उठाकर मैक्स की ओर देखी, मैक्स को सच्चाई और अपराध बोध उसकी आंखों में नजर आया। रुको, वह पीछे हटा। कहा, यह सच है। लूना मैक्स के करीब रहना चाहती थी। रुक गई जब मैक्स के चेहरे का भाव देखा। उसे ऐसे देख रहा था जैसे मैक्स को किसी ने थप्पड़ मारा हो। मैक्स, लूना के होंठ कांप रहे थे। मैक्स एक बार लिली को देखा, फिर लूना को देखा। सब जानते हैं मैक्स लिली को बहन जैसा केयर करता है। तुम्हें पता था। मैक्स की आवाज में गुस्सा था। लूना को जांच रहा था और मेरी बहन लगभग रो पड़ी जब उसे एहसास हुआ कि मैक्स यह महसूस किया उसके साथ विश्वासघात हुआ है। मेरी बहन ने अपना वादा तोड़ा था कि मैक्स के प्रति ईमानदार रहेगी, और वह भी मेरे लिए किया था। मैं क्या करता? लिली हमेशा यही कहती रहती कि उसके परिवार को यह पता नहीं चलना चाहिए। मैक्स उठ खड़ा हुआ। वह अपने जज्बातों को काबू करने की कोशिश कर रहा था। वह वहां से जाने लगा। मेरी बहन भी उठ खड़ी हुई और मैक्स कहती हुई उसके पीछे जाने लगी। मैं चाहे जितना भी नफरत करूं, मेरे बहन किसी भी लड़के के पीछे जाए, पर मैक्स कोई ऐसा वैसा आम लड़का नहीं है। मैं उसे ऐसे जाता हुआ नहीं देख सकता, और हाँ, मैं उसे जताता भी नहीं हूँ। पर फिलहाल मुझे लिली के पापा से जूझना था। पता नहीं मैं यहाँ जिंदा वापस जा भी पाऊंगा या नहीं। अविनाश ने अपनी बेटी को पुकारा। लिली, मुझे माफ करना डैड, पर यही सच्चाई है, लिली ने कहा। आदित्य भी सिएटल में रहता था, वहीं काम करता था, और शुरू में जब मैं वहां गई मुझे मुश्किलों का सामना करना पड़ा। मैं यह नहीं कर पाती अगर आदित्य मेरे लिए वहां नहीं रहता। उम्मीद नहीं थी कि उसके साथ रहने लगूंगी और उससे प्यार हो जाएगा। एक साथ रहती थी। उनकी आवाज ऐसी आई जैसे पूरा घर भूकंप से कांप रहा हो। लिली की माँ खुशबू आकर अविनाश का हाथ पकड़कर अपने पति को शांत करने की कोशिश करने लगी। हालांकि उनके चेहरे से भी लग रहा था कि वह भी इस झटके को अब तक बर्दाश्त नहीं कर पाई हैं। मुझे पता है कि आप इसके खिलाफ है, आदित्य और मैं। लिली कांपते हुए सांस छोड़ी, कोशिश कर रही थी कि वो रो न दे। इसलिए कुछ महीने हम दोनों के ऊपर काफी कुछ बीती। मुझे इसके जज्बात पता चला, और वह मेरी केयर करता था, मुझसे प्यार करता था, और मैं उसके साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। कोई भी ऐसी सिचुएशन में होगा तो यही सोचेगा कि मैं लिली का फ़ायदा उठाने की कोशिश किया हूँ, क्योंकि हमारे उम्र में फासला है। सर, मैं बीच में आया ताकि कोई गलतफहमी न रहे। कहा, ये वैसे नहीं है। लिली ने अचानक कहा, तुम कहना क्या चाहते हो? यह ऐसा नहीं है। भगवान, ये मैंने क्या कह दिया? उससे लग रहा है कि मैं इनकार कर रहा हूँ। मिस्टर स्पेंसर मुझे एक कातिलाना निगाहों से देखने लगे और फिर मेरी ओर बढ़कर एक जोरदार घूंसा जमाया। ओह माय गॉड, मैं लगभग बेहोश होने वाला था। मेरे कान बजने लगे थे। लिली चिल्लाई, डैड, आप यह क्या कर रहे हैं? वह रोने लगी थी। मिस्टर स्पेंसर गुस्से से कांप रहे थे, पर क्रिस उसे थामे हुए था। अविनाश, क्रिस ने कहा ताकि उसे शांत कर सके। औरतें मुझे काफी शॉक्ड और चिंतित होकर देखने लगी थी। शीना अपने मुंह पर हाथ रख लिया था। निकल जाओ, लिली के पापा ने चिल्लाया। मेरे घर से निकल जाओ। लिली चिल्लाने लगी, नहीं डैड प्लीज। अविनाश ने कहा, क्या मैंने साफ साफ नहीं कह दिया? मेरे घर से अभी निकल जाओ। अविनाश क्रिस के गिरफ्त से छूटने ही वाला था। क्रिस मुझसे कहा, आदित्य सही रहेगा, अभी तुम यहाँ से चले जाओ। यह बात आश्चर्य करने वाली थी। क्रिस अभी भी मुझे इज्जत के साथ बात कर रहे थे, जबकि उसे भी अविनाश की तरह ही बिहेव करना चाहिए था, क्योंकि मैं एक पूरी तरीके से अपरिचित इंसान हूँ। नहीं, शायद मैं नहीं हूँ। मैं लूना का भाई हूँ। वह मेरे परिवार को जानते हैं और मुझे उम्मीद है वह गलत तरीके से मुझे विचार नहीं करेगा। मैंने सर हाँ में हिलाया और मैं लिली के परिवार को थोड़ा वक्त देना चाहता था। मैं लिली की ओर देखकर उसे आश्वस्त किया और फिर घर से बाहर निकल गया। कहानी लिली की जुबानी। मैं गिन भी नहीं सकती कितनी बार मैं अपनी डैड के ऊपर चिल्लाई हूँ जब से इस कमरे में आई हूँ। मेरी माँ काफी टेंशन में खड़ी है। उन्हें सब बताया, वह सिक्योरिटी गार्ड का हादसा, मेरी भावनाएं, आदित्य की भावनाएं और यह सच्चाई कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। सब बताने के बावजूद भी मेरे डैड कुछ कम गुस्सा नहीं हुए। मुझे समझ नहीं आ रहा तुमने उस पर भरोसा कैसे किया। आदित्य का बचाव करते हुए मैंने कहा, डैड आप उसे नहीं जानते। मैं ऐसे इंसान पर कैसे भरोसा करूं जो मेरी बेटी का फायदा उठाए। डैड ने कहा, मेरा फायदा उठाया? क्या कह रहे हो डैड? मैंने कहा, हाँ, वह एक मैच्योर्ड आदमी है जिसने मेरी नादान बेटी का फायदा उठाया। मुझे काफी झटका लगा। मैंने कहा, क्या? उसने ऐसा कभी नहीं किया। वो मेरी केयर करता है। डैड ने कहा,
वह उस बिल्डिंग का ऑनर था और ऑनर होने के नाते उसने सिक्योरिटी गार्ड के मसले का यह हल निकाला कि तुम्हें अपने साथ रहने को कहा। मेरे पास वजह है कि मैं उसे अच्छे से पीटूं। उसने तुम्हारी कमजोर स्थिति का फायदा उठाया। मुझे पता है कि वह अनप्रोफेशनल है कि आदित्य ने मुझे अपने साथ रहने को कहा, पर उसने मैक्स की कजिन होने के नाते मुझे कहा था, कस्टमर होने के नाते नहीं। मैंने उसके लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा था डैड, मैंने कहा। उसने दूसरे ऑप्शन दिए थे पर मैं बेहद डरी हुई थी और तुमने हमें नहीं बताया। डैड की आवाज में दर्द था। तुम्हारे साथ यह सब कुछ हुआ डैड, मैं आपको और माँ को चिंता में नहीं डालना चाहती थी और मैं अपने प्रोग्राम खत्म होने से पहले सिएटल नहीं छोड़ना चाहती थी। मुझे पता है आपको कहती तो आप मुझे मजबूर करते छोड़ने के लिए। डैड ने ऐसे रिएक्ट किया जैसे मैंने उन्हें शब्दों से घायल किया हो और तुमने हमसे झूठ कहा। डैड ने कहा, हम तुमसे सिएटल में मिलने भी आए थे। मैं अपने गले की गांठ निगलने लगी। हाँ, मैंने आपसे झूठ कहा था डैड, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने कहा। और इससे मेरी भी जान निकली जा रही थी। मैं गलत थी और मैं स्वीकार करती हूँ, पर इसमें आदित्य की गलती नहीं थी। कैसे नहीं हो सकता? डैड ने चिल्लाया। उसने तुम्हारा फायदा उठाया। उसने नहीं किया, मैंने कहा। उसने मेरा फायदा नहीं उठाया। हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैंने उसे पूछा था। मैं चाहती थी कि वह दोबारा से प्यार करे। मैं चाहती थी कि वो मुझे थामे। पूरे कमरे में मेरी सांस के अलावा शांति फैल गई। आदित्य मेरा फायदा उठाने से पहले मुझे जाने को कहता। 1 मिनट उसने ऐसा ही किया था जब उसे लगा था मैं अपराध बोध की वजह से उसके साथ थी। डैड को मानो यकीन ही नहीं हो रहा था। वह जम गए, कुछ कहने जा रहे थे। माँ ने कहा, अब बहुत हुआ, इसके बारे में बाद में बात करेंगे लिली। बाद में शीना भी मुझसे नाराज थी। कहीं तुमने मुझे क्यों नहीं कहा था जब मैं तुमसे मिलने आई थी? मैंने उसे समझाया किस तरह से मैं डर गई थी। अगर मेरे डैड को पता चलता तो सिएटल का प्रोग्राम मेरा बीच में ही रुक जाता। और उसके बाद शीना मुझसे सारी कहानी सुनने लगी। कहानी आदित्य की जुबानी। होटल में रहना मेरा प्लान बी था, पर मिस्टर स्पेंसर्स बहुत ज्यादा गुस्से में थे। मैं अभी बस इसलिए चिड़चिड़ा था क्योंकि मैं लिली के साथ नहीं रह सकता जब वह यह सब कुछ झेल रही है। पर मैं कल वहाँ जरूर जाऊंगा। जब दरवाजे पर नॉक हुआ मुझे पता था कौन है, मैक्स। उसने पहले ही मैसेज किया था कि आज रात मुझसे मिलेगा। हालांकि लूना उसके साथ नहीं आएगी क्योंकि लूना समझती है कि हम दोनों को अकेले में बात सुलझानी होगी। दरवाजे की ओर चलते ही मैं रुक गया। ऐसा लगा मेरी जिंदगी खतरे में है। 3 साल पहले मैं मैक्स को मारने ही वाला था जब लूना को उसके होटल के कमरे में देखा था। मैक्स मुझ पर हमला करेगा, यह इस पर निर्भर करता है कि मामले को किस हिसाब से लेगा। मेरे और लिली के बीच में जो कुछ भी हुआ है, जब मैं दरवाजा खोला तो मेरे सामने खड़ा था मैक्स। हम दोनों कुछ देर एक दूसरे को देखे। उसने कहा, क्या तुम मुझे अंदर आने को भी कहोगे या नहीं? वह मुझे नहीं मारेगा क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ वह अब भी मेरी बहन के साथ शादी करना चाहता है और लूना उससे नफरत करेगी अगर उसने मेरी बॉडी को एक बैग में डाल दिया तो। अच्छी बात है, मेरी बहन मेरी जान बचा रही है। मैक्स सोफे पर बैठ गया और कहा, बताओ मैं तुम्हें क्यों नहीं मारूं, गधा कहीं का। मैं उसे इसका जवाब देता अगर फिलहाल मैं उसे अपने साइड में नहीं चाहता तो, पर उसे मेरी टीम में रहना होगा। मुझे शांति से बात करनी होगी। मैंने कहा, तुम्हें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारे पास इसकी कोई वजह नहीं है। मैक्स ने पूछा, क्या सच में? मैंने कहा, हाँ। उसने उपहास किया, हाँ। देखो, हम दोनों को अपरिचित की तरह बात करने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम मेरे भाई जैसे हो। मैं जानता हूँ तुम किसी लड़की को चोट नहीं पहुँचाओगे, लेकिन तुमने लिली को चोट पहुँचाई तो। मैं तुम्हारा भाई हूँ, मैंने सुधार किया और मैं लिली से प्यार करता हूँ। अगर उसे चोट पहुँचेगी तो मैं टूट जाऊँगा, इससे अधिक और मैं कुछ नहीं चाहता। मैं उसे खुश रखना चाहता हूँ। मैं बिल्कुल गंभीर होकर कहा। मैक्स मुझे पड़ रहा था कि मेरे बात में कोई बेईमानी तो नहीं, पर उसे ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। मेरे अंकल इतनी आसानी से नहीं मानने वाले, उसने कहा। मैं उन्हें जानता हूँ, यह लगभग नामुमकिन है। मुझे नहीं लगता वह अपनी बेटी को लेकर तुम पर भरोसा करेंगे। मैंने अपने होठों से पतली लकीर बनाकर कही, यह मुझे नहीं रोक पाएगा। मैं पहले ही बहुत सारी बाधाओं का सामना किया। सोचा, मेरा पिछला ट्रॉमा, डर, इनसिक्योरिटी, हम पहले से और मजबूत हो चुके हैं। अब हमें कुछ भी अलग नहीं कर सकता, हमें कुछ भी नहीं तोड़ सकता सिवा मौत के। मैंने एक शपथ ली। मैक्स ने सांस छोड़ी, कहा, ठीक है, फिर देखते हैं क्या होता है। मैंने राहत की सांस ली, कहा, थैंक्स मेरा विश्वास करने के लिए। उसने कहा, जो भी हो,
पर मैं लूना को दुखी नहीं देख सकता, यह जानकर कि तुम्हारी हालत इतनी खराब है। मैं मुंह दबाकर हंसा। बहुत अच्छा जवाब दिया और इसी वजह से मैं इसे इतना पसंद करता हूँ। क्या तुम अंकल के घर कल जाओगे? उसने पूछा। मैंने कहा हाँ। उसने कहा अंकल कल अपने घर पर बारबेक्यू पार्टी रखने वाले हैं। मैंने कहा मुझे नहीं लगता कि मैं इनवाइटेड हूँ, पर मैं उनसे बात जरूर करूँगा। उसने कहा दुआ मांगता हूँ कि वह तुम्हें मार कर ग्रिल न कर दे। मैंने कहा तुम मजाक कर रहे हो ना मैक्स? पर वह बिल्कुल सीरियस था और उसके आंखों में मेरे लिए सहानुभूति थी, जिससे मैं निगलने लगा। थोड़ी देर बाद वह बहुत हंसने लगा। अपने पेट पर हाथ रखकर वह हंस रहा था। फिर कहा यह बहुत अच्छा लगा, गधा कहीं का, मुझसे बदला ले रहा है। दोस्तों, सेलिब्रिटी देव और नेहा का बेटा होने के बावजूद भी बेचारे आदित्य को मार पड़ी। लिली के पापा इतनी आसानी से टूटने वाले नहीं। जब तक उन्हें यकीन न हो जाए आदित्य उसकी ऐसी ही हिफाजत करेगा जैसे वे करते हैं। क्या आदित्य उन्हें यह यकीन दिला पाएगा? मैक्स और लूना के प्यार की वजह से मैक्स का परिवार आदित्य को जानता है। क्या यह तीनों परिवार लिली और आदित्य की शादी से एक हो पाएंगे? दोस्तों, लूना और मैक्स की कहानी पहले ही पूरी हो चुकी है और इसके साथ आदित्य और लिली की कहानी भी पूरी होने जा रही है। आशा करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। थैंक यू।